चलिए जी, ठीक है ठीक है। जो जो टॉपर है बेटा रहने दो, टॉपर टॉपर अभी हम लोग ध्यान देते हैं अपने पढ़ाई पे। क्लास स्टार्ट करें बेटा लोग। हाँ जी सर। यस सर। जल्दी से मुंह से नहीं बोल रहे हो तो हम सब दो, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं। मेरे को ना एनर्जी नहीं दिखती क्लास में, तो मेरे को Yes, पढ़ाने का मन करता है। आपको हाँ सही से जी सर, शुरू कीजिए। परफेक्ट। विवेक बेटा रहने दो, हो गया। सारे टॉपर का नाम याद कर लोगे क्या आज ही? नहीं सर। हाँ रहने दो, अभी जो आया आया। अभी आपका भी तो बारी है ना, आप भी दोगे। वो यस चीज दूर नहीं, बोलते हैं ना आप दिल्ली दूर नहीं, तो हम भी बोल रहे हैं आप जेई दूर नहीं, जैन में ही है। चलिए जी बेटा, डिटरमिनेंट के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट का थर्ड लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। शुरू करने से पहले कुछ पूछ लेता हूं आप लोगों से। बेटा नाम सुने हो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कि नहीं सुने हो? अरे सर Yes, sir. डिटरमिनेंट नाम सुना है सर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ यस सर सुना है। सर प्रॉपर्टीज कब से आने लगा? चलिए एक काम करते हैं, मैं स्लाइड नहीं दिखा रहा हूं, हम खुद गेस करते हैं। कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, कहीं से नोट्स नहीं देखेगा, एंड ट्राई करते हैं वो सारा मेमोराइज करने का जो हमारे स्कूल में प्रॉपर्टीज सिखाया गया है। क्योंकि बेटा प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में जो है वो जेई में भी है, कुछ स्टेटमेंट वगैरह कुछ चेंज नहीं होता है, मीनिंग वही होता है। ठीक है, तो गेस करते हैं कितने बच्चों को प्रॉपर्टीज कितना याद है। इनफैक्ट मैं उसे ज्यादा बताऊंगा, लेकिन जितना याद है हम लोग बोलते हैं। बताओ बेटा, याद करो क्या क्या सीखे हो डिटरमिनेंट। वैसे सच पूछा जाए तो डिटरमिनेंट के सारा प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए आप लोगों को। डिटरमिनेंट या तो प्रॉपर्टी से सवाल आता है, नहीं तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से सवाल आता है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, बोलिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं यही समझूंगा कि आप लोगों को एक भी प्रॉपर्टी नहीं आता है। आइडेंटिकल हो तो 0 हो जाता है। परफेक्ट, अगर एक बार बोला, और आपने जो बोला वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी गुड। और बोलो। तो विवेक ने एक प्रॉपर्टी बताया है कि सर अगर आइडेंटिकल होता है रो एंड कॉलम में से कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है। परफेक्ट, वेरी गुड। और सोचो और कितना प्रॉपर्टीज याद हो रहा है आप लोगों से? याद कीजिए याद कीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स वाला था सर ये कुछ। मैट्रिक्स नहीं बेटू, मैट्रिक्स मैं आपको बोल के यस रखा, सर। आत्मा परमात्मा दोनों अलग है। डिटरमिनेंट का आत्मा अलग है, मैट्रिक्स का अगर परमात्मा कोई अलग। मतलब एक रो या फिर एक कॉलम जीरो है ना, तो वो पूरा ही डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। हाँ ये तो हो गया ना प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट नेक्स्ट सोचो, एक ये वाला हो गया है, विवेक ने बता दिया। अगर हम किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते तो तब नेगेटिव साइन आ जाता है डिटरमिनेंट के बाहर। क्या बात है, दो प्रॉपर्टीज बता दिया आप लोगों ने। आ जाएगा धीरे धीरे, और टाइम देते हैं। और सोचो बेटा लोग, और सोचिए अच्छा मैट्रिक्स आ गया। सोचो। केशव तुमको एक भी प्रॉपर्टी याद नहीं है? हाँ जी, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है जब हम रोज और कॉलम को चेंज इंटरचेंज करते हैं तो वो सेम रहती है। परफेक्ट, वेरी गुड, क्या बात है। 3 प्रॉपर्टीज हो गया। सारे प्रॉपर्टीज मेरे को लगता है ऐसे निकल जाएगा, और फिर तो फटाफट पढ़ लेंगे। हाँ जी बताइए बेटा, और कोई हैंड रेस किया था? बताओ, दिव्यांश किया था शायद, बताओ अगर बेटा। किसी रो में 0 0 0 हो तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 होता है। वेरी गुड, 4 प्रॉपर्टीज, क्या बात है। और सोचिए। सर ये तो मैंने बता दी है। हाँ जी, सर ये वाली दिव्या ने बोल दी। ना 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 ना, जो दिव्यांश ने बताया अभी ना बेटा वो प्रॉपर्टीज अलग है। दिव्यांशु ने ये बोला कि सर अगर पूरा रो 0 हो या पूरा कॉलम 0, कौन सा 0 आता है? ऑल 0 प्रॉपर्टी। हाँ जी, मैंने भी ये बोला कि अगर पूरी रो या फिर पूरी कॉलम जीरो हो जाए। हाँ तो 0, तो 4 प्रॉपर्टीज निकल के आ गए। हाँ जी जेसिका बेटा बोलो। सर जैसे x प्लस वाई मतलब सम होता है ना अगर डिटरमिनेंट के अंदर, तो उनको अलग अलग करके पहले एक एक डिटरमिनेंट। वेरी गुड, 5 प्रॉपर्टी। एक बता दो बस, एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। एक याद कर लो। हिंट चाहिए तो मैं दे देता हूं। कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला होता था कि अगर डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जी उसकी कांस्टेंट होता था।
अगर मैं डिटर्मिनेंट को किसी भी रो डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम को किसी मल्टीप्लाई करता हूँ कांस्टेंट से, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट के वैल्यू में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो काफी खूबसूरत कि आप सभी ने मिला जुला करके पूरा पब्लिक मिल करके डिटरमिनेंट के सारे प्रॉपर्टीज एक एक करके बताया ना आप लोग। तो बस ये प्रसाद जैसा जवाब नहीं आना चाहिए बेटा, सारे बच्चों को ये सारे प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज के साथ। हम इससे कुछ ज्यादा पढ़ने वाले हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम जेई लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा जितना आप सभी ने बोला है बेटा एनसीईआरटी के सवाल उस पे हो जाएंगे। तो जो बच्चे बोर्ड के लिए सोच रहे हैं ना सर बोर्ड में कितना पढ़ रहा है, तो बेटा इतना प्रॉपर्टीज आपके लिए काफी है। चलिए पहला शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में। पहला प्रॉपर्टी है, याद रखना कि मैं जो प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो बेटा हर प्रॉपर्टी का नाम दूंगा आपको, जो बुक्स में नहीं लिखे होते। जनरली बुक्स में सिर्फ लिखा रहता है प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 ऐसा लिखा होता है, लेकिन मैं जब लिखाऊंगा तो हर प्रॉपर्टी के आगे नाम दिखाऊंगा आपको। सो सबसे पहला प्रॉपर्टी है बेटा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब सुनिएगा ध्यान से कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है सर। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं रो कॉलम को रिफ्लेक्ट करा दूं या रो कॉलम को आपस में चेंज करा दूं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसी प्रॉपर्टीज में ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे पैरेलली सबको समझते जाना है, हर प्रॉपर्टी हम लोग समझते जाएंगे सर। मान लीजिए बेटा एक डिटरमिनेंट में लेता हूं एग्जांपल में, पहला डिटरमिनेंट लेता हूं ऑर्डर 2/2 का 2 4 1 0 एंड अगर मैं इसको चेंज कराऊं ये इक्वल होगा। कैसे इक्वल हो सकता है? रो कॉलम को चेंज कर देते हैं, जो रो है उसको कॉलम बना देता हूं। तो 2 4 बेटा आपका रो था, अब ये कॉलम बन गया। 1 0 आपका रो था, अब ये कॉलम हो गया। दोनों के वैल्यू में चेंज नहीं होगा, दोनों के वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अच्छा अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रहा है बेटा लोग, कि मैं डिटरमिनेंट के बीच में इक्वल टू का साइन यूज किया हूं, एंड ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि इक्वल का साइन देना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे ना तो मैट्रिक्स में सेम प्रॉपर्टी आएगा। क्या आप रो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी जैसे आते हैं, तो वहां पे इक्वल का साइन नहीं दिया जाता है। वहां पे इक्वल का साइन नहीं, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो ये मैट्रिक्स में इक्वल नहीं है बट डिटरमिनेंट में इक्वल है। क्यों? क्योंकि बेटा डिटरमिनेंट के पास अपना एक वैल्यू होता है। इसका वैल्यू क्या होगा? 2 × 0 0 -4 दैट इज -4 एंड यहां से भी आप देखोगे तो बेटा 0 -4 इक्वल टू -4। तो ऑब्वियस बात है ना कि -4 और -4 सर इक्वल ही होंगे। हाँ जी बिल्कुल इक्वल होंगे। अच्छा दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं सर। 3/3 का अगर डिटरमिनेंट लिया जाए तो कैसा होगा? ले लेते हैं सर 1xy 2 0 3 0 6 7। बताओ बेटा लोग ट्रांसपोज इसका क्या होगा? चेंज करके बताइए आप लोग। बोलो 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 प्रॉपर्टीज। 1 2 0 1 2 0 1 2 0 x 0 6 x 0 6 y 3 7 y 3 7। गुड। तो दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसी को बोला जाता है ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि डिटरमिनेंट जो होता है, समझिएगा ध्यान से बेटा लोग, काफी इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है अभी आपके सामने। डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू सेम होता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है सर? ट्रांसपोज का मतलब होता है बेटा कि रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया आपने। सो फिलहाल आपने ये जो प्रॉपर्टी बोला रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को ही ट्रांसपोज बोला जाता है, कि रो जो था अब वो कॉलम बन गया, जो रो था अब वो कॉलम हो गया। इनफैक्ट बोला जाए तो आपने ट्रांसपोज निकाला है और कुछ नहीं। तो ये डिटरमिनेंट और इसका ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। लेट्स कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन इज ऑल जीरो प्रॉपर्टी, जो एक बच्चे ने बताया था, शायद दिव्यांशु ने बताया था, कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर जीरो। ध्यान रखना इस बात को बेटा लोग कि जो प्रॉपर्टीज हम रो में अप्लाई करते हैं वो सेम चीज कॉलम में भी अप्लाई हो सकता है। देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। सर फोटो कैसा बनेगा इसका? एग्जांपल दीजिए। तो बेटा एग्जांपल ये है कि मान लो मैंने एक डिटरमिनेंट बनाया 1 2 और मैंने लिख दिया 0 0। अब आपसे कोई बोले कि सर इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपने देखा कि सर एक रो मेरा पूरा का पूरा एक रो जीरो है। पूरा का पूरा बोलने का मतलब कि एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो जीरो ना हो। ये सारे जीरो हैं। अब वो पहला वाला है, दूसरा वाला है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा कि सर कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो तो है? हाँ जी है जीरो, डायरेक्टली लिख दो कि सर जीरो है।
एंड ऑब्वियस बात है, ये कॉमन सेंस है कि सर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही तो आएगा। अच्छा सेम चीज थर्ड के लिए भी अप्लाई होता है, ऑर्डर 3 के लिए भी अप्लाई होता है बेटा लोग। ऑर्डर 3 में क्या हो जाएगा, सेम फोटो लेते हैं, लाइक 0 0 0 1 3 0 4 5 6, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा सर। 0। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। सो एग्जांपल यहां पे था, अब एग्जांपल 1 हम लोगों ने यहां पे सीखा। सो एग्जांपल 2, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा लोग। ए देवा, हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी। याद रखना ये एनसीईआरटी में नहीं दिया होता है, लेकिन आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि बेटा मैं देखा हूं, मैक्सिमम टाइम में देखा हूं कि सीक्वेंस एंड सीरीज को भी डिटरमिनेंट में अप्लाई किया जाता है। ये प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, रेपिटेशन प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, नाम से आप प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी याद रखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है वो समझिए आप। एंड बहुत ही ऑब्वियस आपको प्रॉपर्टी लगेगा कि सर इसको प्रॉपर्टी आपने बनाया क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले से सिमिलर दिख रहा था। ऊपर वाले से सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिमिलर दिख जाएगा, नेक्स्ट वाले से सिमिलर दिखेगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश छोड़ो, इधर ध्यान दो। एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं लेता हूं फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं पहले 2x2 का ऑर्डर लूंगा, 1 2 और यहां पे लूंगा 4 और 8। बेटा पहले सॉल्व करके देखो क्या 0 आ रहा है, सोचिए। यस सर। 0 आ रहा है। यस सर। यस सर। मन की आंखों में देखिए कि सर 8 into 1 8, 4 into 2 8, 8 minus 8 is 0, सर डायरेक्टली 0 तुम आ रहा है। अब इस डिटरमिनेंट में सर वो क्या आप वैसा चीजें दिखाना चाहते हैं, बेटा आप ये देखो, ये कौन है फर्स्ट रो और ये कौन है सेकेंड रो, 4 का मल्टीप्लाई है 1 और 4, इनका रेशियो क्या आएगा बेटा 1/4। 2 और 8 का रेशियो क्या आ रहा है 1/4। रो 1 और रो 2 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। बात समझ में आया, देख रहे हो ना, इनको डिवाइड डिवाइड 1/4 1/8 ये आपका। तो ये आप देखोगे कि सॉरी मैं रो बोल दिया, कॉलम में 1/4, फर्स्ट कॉलम भी सेकंड कॉलम भी 1/4 आंसर दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 0। अच्छा ऑर्डर 3 में कैसे देखोगे सर आप ये बताओ, ये भी आंसर 0 आ रहा है। ऑर्डर 3 में देखिए मैं कोई एक रो, अच्छा क्या आप लोग वैसा एग्जांपल दे सकते हो खुद से, पहला रो मैं लिख देता हूं 2 और 6, नीचे 4 8 मैं 12 लिख देता हूं 1 2 7। थर्ड बताओ आप लोग, थर्ड बताइए आप लोग। इसको 0 करना है आपको, अनप्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से करना है, ये वाला प्रॉपर्टी से इसको 0 करना है, और ऐसे टाइप से 0 करना है कि ये 0 मतलब प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई हो इसमें। कैसे होगा 2 4 6 सर वहां पक्का 7 ही आएगा। तो आपकी मर्जी है बेटा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं थर्ड रो आप बताओ, थर्ड रो आप बताओ, मैं बताऊं, हाँ जी सर बताओ। तो पहले एक बात बताओ, रो 1 पसंद है कि रो 2, जल्दी बताओ। रो 1 रो 1, चलिए जी, रो 1 का प्रोपोर्शनल बनाना है रो 3, तो कोई भी एक कांस्टेंट उठाइए, लाइक मैं 3 उठा लिया, 6 12 18। अब करके देखो आप लोग कि रो 1 के एलिमेंट्स और रो 3 के एलिमेंट्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल मिलते जाएंगे, मिल रहे हैं? यस सर। मिले कि नहीं बेटा लोग, यस सर। सोचिए। यस सर। सर 2/6 1/3, 4/12 1/3, 6/18 1/3, 1/3। तो सर 1/3 1/3 1/3 आ रहा है ना, आंसर 0 लिख दो। अच्छा ये ना बहुत ऑब्वियस सा लगता है, जैसे कि सबसे पहला किसने बताया था, विवेक ने बताया था ये वाला प्रॉपर्टी, क्या बताया था कि सर आइडेंटिकल होते हैं तो 0 होता है, ये प्रॉपर्टी किसने बताया था, कोई तो बच्चा बताया था। यस सर। अब देखिए बेटा लोग, मैं क्या करता हूं, फर्स्ट लेक्चर में ये चीज समझा के रख दिया हूं आप लोगों से कि डिटरमिनेंट में हम कोई एक पर्टिकुलर रो कोई भी कॉलम से हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन को बाहर निकाल सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया हूं। तो मैं रो 3 से 6 को बाहर ले लेता हूं,
6 को बाहर नहीं लेते हैं, लेट्स से कि 3 को बाहर ले लेते हैं सर। जैसे ही 3 को बाहर लोगे बेटा ये हो जाएगा 2, 4 एंड 6। क्या बेटा वो वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, आइडेंटिकल वाला? यस सर। Yes, sir. 1 and row 3 are identical, therefore the value of determinant will be 0. So मैं बोल रहा कि बड़ा ऑब्वियस लगता है कि सर ये तो बिल्कुल वैसा चीज बता रहे हो कि एक प्रॉपर्टी को आप दो बार समझा रहे हो। हम आइडेंटिकल वाला याद किए थे, आपने कुछ इसमें थोड़ा मसाला डाल दिया और उसको समझा दिया। बिल्कुल वैसा ही है। सो अगर ऐसा ना समझ में आए तो बेटा ऐसा समझ लेना। चलिए जी सर, यहां पे आते हैं स्विचिंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को भी किसी बच्चे ने बोला था, बच्ची ने बोला था, जैसे इस प्रॉपर्टी को किसी बच्ची ने बोला था। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, जेसिका ने बोला था शायद कि सर Yes, sir. दो रो और दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन माइनस हो जाता है। किसी बच्ची ने तो बोला था। अब देखिए ये क्या सिखा रहा है सर, ये वाला प्रॉपर्टी ना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि मिस्टेक कराते हैं आप लोगों से। तो ये प्रॉपर्टी आएगा तो गलती कराने के चांसेस होते हैं। मोस्टली आता नहीं है, लेकिन जब आएगा तो गलती करा देता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बेटा लोग। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट मैंने लिख दिया 1 2 4 2 6 7 3 4 और 9, ये वाला डिटरमिनेंट ले लिया और मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या अप्लाई कर रहे हैं सर कि मैं R1 को R3 से इंटरचेंज कर रहा हूं। तो मैं दो रो को चेंज किया आपस में, तो दो रो को चेंज करोगे तो बेटा फोटो कैसा बन जाएगा, कोई बताएगा मुझे? 3 4 9 2 3 4 9, 6 वेरी गुड। सो 3 4 9, क्योंकि बेटा देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बाद में मैंने रिमार्क में लिखा भी है आप लोगों के लिए कि जब जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, जब अप्लाई करोगे, ट्राई ये करना कि कोई एक ऐसा रो बच जाए या कोई एक ऐसा कॉलम बच जाए जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। सर क्या बोल रहे हो, फिर से समझाओ। देखिए बेटा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या अप्लाई हो रहा है सर, R1 और R3 में, तो बच कौन गया, R2। क्या R2 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है क्या? ना। और आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एक रो कोई भी अगर 3 बाई 3 का डिटरमिनेंट है तो दो को चेंज करो, एक को छोड़ दो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा गलती नहीं करोगे आप। अब देखो मशीन नहीं हो आपकी, एक ही साथ सारा का सारा काम कर दोगे। तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, एक रो या एक कॉलम ऐसा रखो जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है सर, याद रखेंगे इस बात को। तो बेटा यहाँ पे R1 और R3 को मैंने इंटरचेंज किया है, और इंटरचेंज किया है तो R2 जो है वो कोई उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि सर वहां पे तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया। हाँ, R1 और R3, जहां पे R1 था वो R3 गया, जहां पे R3 था वो R1 चला गया। तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 4। बिल्कुल जी सर, समझ गए। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि बेटा अगर ये A है तो यहां पे माइनस हो जाता है। बात समझ में आई? हाँ जी सर, एनसीईआरटी में पढ़ के रखा है अपन लोगों ने। वेरी गुड, आगे चलते हैं। और यही बता रहा था, आप लोग जो बोल रहे थे कि स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या होता है सर, वो समझाओ। ये प्रॉपर्टी ये होता है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट, रो और कॉलम, मैंने आपको पहले बोल के रखा है कि जो चीजें रो में होगा कॉलम में आप अपने आप समझ जाओगे कि सर कॉलम में भी वो चीजें एप्लीकेबल है। ऑफ अ डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। सर जीरो से कर दे क्या बेटा? जीरो से करके मिलेगा क्या? तो पूरा ही जीरो बन जाएगा। देन द डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। क्या बोला सर आपने, फिर से समझाओ। देखो ये मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। मान लो बेटा एक डिटरमिनेंट है, वो डिटरमिनेंट है 1 2 4 एंड 6। अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है बेटा लोग? 6 माइनस 8, आंसर आ रहा है -2। मैंने आपसे बोला कि मुझे 3a फाइंड करके दो, देन फाइंड 3a। तो आपको कुछ नहीं करना है। 3a का मतलब क्या होता है बेटा कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई करोगे। याद है वो चीज,
वो दिन जिस दिन मैं आपको सिखाया था कि बेटा डिटरमिनेंट Yes, मैट्रिक्स sir. में कंफ्यूजन होगा, मैट्रिक्स में हम सारे से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन डिटरमिनेंट में सिर्फ कोई एक रो या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इक्वेशन जब सॉल्व करने की बारी आती है तो हम जब कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो एक टाइम पे एक इक्वेशन में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल जी सर। तो बेटा 3a क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2 आंसर हो जाएगा -6। वही चीज सिखा रहा है। अब यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा या तो 3 इसके पास जाएगा और ये 3 इसके पास आएगा, नहीं तो 3 इसके पास आएगा या 3 इसके पास आएगा। कोई दूसरा भी पॉसिबिलिटी है? हाँ है ना बेटा, क्या है कि सर आप 3 को इन कॉलम में भेज दीजिए, नहीं तो 3 इन कॉलम में भेज दीजिए, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पकड़ो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका -6 ही आएगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी में कुछ मैंने लिखा है, क्या लिखा है सर? ऑब्वियसली दिस प्रॉपर्टी आल्सो टेल्स दैट वी कैन टेक अ नंबर कॉमन फ्रॉम अ रो। सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया जब आप मल्टीप्लाई करा सकते हो तो कॉमन भी निकाल सकते हो। तो सर कौन सा हमको ज्यादातर अप्लाई कौन सा करने को आएगा बेटा? ये वाला ज्यादातर आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कोई भी कर देगा, कॉमन निकालना मतलब आपको सीखना है कि सर डिटरमिनेंट से कॉमन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए उस पे एक एग्जांपल देखते हैं, फिर समझ जाएंगे। सीधा सीधा दिख रहा है कि सर देखो आपने जो डिटरमिनेंट दिया है उसमें मल्टीपल तो हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है समझो को ध्यान से आप लोग। ए डिटरमिनेंट क्या है बेटा लोग? 20 -15 24 एंड -24। फर्स्ट रो से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा लोग? 5 5 5 कॉमन आ रहा है। जगे रहो, सोना नहीं है, गोल्डन चैप्टर है आप लोगों के लिए, मार्क्स देगा फ्री में, खुश हो गया रहोगे घर पे। तो 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन लोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -3। तो मैंने 5 कॉमन निकाला पहले रो से, क्या दूसरे रो से भी कुछ कॉमन आ रहा है बेटा लोग? 24 24 को तो बेटा दूसरी बार मैंने 24 से कॉमन निकाला, तो ये हो गया 1 एंड दिस इज -1। ऊपर वाले के कंपैरिजन में नीचे वाला सॉल्व करना आसान है, क्योंकि एक बच्चा इसको मल्टीप्लाई करता फिर ये इसको मल्टीप्लाई करता, लेकिन अब ये मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो गया। कैसे सर? बेटा देख सकते हो 120 इंटू में -4 प्लस का 3, सो फाइनल आंसर इज 120 -120 आंसर। बात समझ में आई बेटा? अब ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन आप करते रहते, थोड़ा टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं है कि गलती हो जाएगा, बिल्कुल ना, सही तो होगा। हाँ गलती तब होगा जब आप 20 इंटू 24 ही ना कर पाओ, तो गलती तो होगा ही। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये भी अच्छा ही है सर। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डायगोनल में है a b a c b c a b a c b c। सीधा सीधा दिख रहा है कि सर मेरे को a कॉमन निकाल लेते हैं। आप बताइए a कॉमन कहां से निकाला जाए? रो 1 से। निकाल देते हैं। वैसे आप चाहते तो कॉलम से भी निकाल सकते थे, रो से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि कॉमन दोनों में ही आ रहा है। तो पहले मैंने क्या किया बेटा, इसको लिख दिया लेट्स से कि a इज इक्वल टू, और मैंने a को कॉमन निकाला है फर्स्ट रो से। याद रखेंगे कि जब जब आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, बोर्ड के लिए बता रहा हूं, जेई के लिए ये सब जरूरी नहीं होता है, जेई में तो सिर्फ आपको ऑप्शन देके आ रहा है। जब जब आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, अब बकायदा पूरा लिखोगे कि टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R1। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटने की संभावना बढ़ जाती है। तो बोर्ड के लिए ये चीज अप्लाई होता है कि आप लिखे जो कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना आपका लिखा हुआ पढ़ रहा है, आप वहां पे खड़ा होकर नहीं बता रहे हो कि सर मैंने ये लिखा है ये लिखा है ये लिखा है, तो आपका कॉपी चेक कर रहा है। तो मैंने ए कॉमन लिया बेटा R1 से, तो इट विल बी ए फिर बी एंड देन सी। फिर मैं बी भी कॉमन ले सकता हूं क्या सर? हाँ ले सकते हो। कहां से? R2 से ले लो सर। तो बेटा मैंने बी कॉमन ले लिया R2 से, तो ये हो जाएगा ए बी सी। देखते के साथ बच्चा बोले सर आंसर 0 है, क्यों मेहनत कर रहे हो? लेकिन क्यों ना मैं एक और कॉमन लेना सिखा दूं। बेटा सी भी तो कॉमन आ रहा है। यस सर। कहां से सी कॉमन आ रहा है सर? R3 से। क्या आ रहा है बेटा? ए बी और सी। सर ये तो मतलब अपने लिए वो हो गया ना कि हमको 2 आइडेंटिकल बनाने होते हैं, यहाँ पे सारे आइडेंटिकल है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा सर।
इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 0, सो आंसर इज 0। क्या बात समझ में आई बेटा लोग? हाँ जी सर, बहुत आसान सवाल। चलिए Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, जिसको एक बच्ची ने बताया था। इसको बोला जाता है बेटा सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है? यहां पे आपको मालूम है, अगर ऐसा लिखा होता ना तो बच्चा इसको लिख देता, बहुत प्यार से लिखेगा सर यही होने वाला है। लेकिन पंगा क्या होता है मालूम है बेटा? एग्जाम आपको उल्टा काम कराता है, उल्टा काम कराएगा आपसे। ये देगा और आपको सोचना पड़ेगा सर ये तो ये बन रहा था। तो रिवर्स एप्लीकेशन इसका बहुत तगड़ा है। मैं मार्क भी कर देना तो बेटा यहां से यहां पहुंचना आपके लिए जरूरी है, यहां से यहां पहुंचना है। याद रखना, बोर्ड आपको सीधा अप्लाई करा दे, जेई आपको उल्टा अप्लाई करा दे देगा नंबर, सीरीज ऑफ डिटरमिनेंट, फिर आपको सोचना पड़ेगा सर ये तो ये चीज था हमारे लिए। अच्छा जी, ये क्या बोल रहा है बेटा, समझिए ध्यान से कि अगर मेरा कोई रो, कोई भी कॉलम, कोई भी रो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है सर, अगर इसमें 2 नंबर का एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कीपिंग अदर कॉलम सेम वी कैन एक्सप्रेस दिस कॉलम इनटू 2 पार्ट्स। हम इस कॉलम को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, कि यहां पे इस पार्टी को सेम रखा गया है, तो जिसको आप ब्रेक कर रहे हो सिर्फ उसी को ब्रेक करो, बाकी को एज इट इज छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी सर समझ गए। अब बताओ बेटा यहां पे देखो D1 D2 D3, D1 D2 D3, D1 D2 D3, ये दोनों ही सेम है, इनको हाथ नहीं लगाना है। क्यों हाथ नहीं लगाना है सर? क्योंकि बेटा आप कॉलम 1 को ब्रेक कर रहे हो ना 2 पार्ट्स में। हाँ जी सर, A1 A2 एक में और B1 B2 B3 एक में। हाँ जी सर समझिए। अब आगे बताओ, अब आगे बताएंगे, पहले आप उल्टा इसको एप्लीकेशन देखो कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने तो लिखा है शो दैट विदाउट एक्सपेंडिंग, ये 0 है, बिना एक्सपांड किए 0 बताना है। तो आप लोग बताओ बेटा कौन से रो के अलॉन्ग इसको एक्सप्रेस कर दिया जाए, बोलिए। सम प्रॉपर्टी, सेकंड, सम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगा इसमें बेटा लोग? रो 1 इज इक्वल Second row. टू 2 into थर्ड रो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा इसको A B C X Y Z, समझिएगा ध्यान से। फिर अगेन ये वाला चीज सेम आएगा, ये वाला चीज रिपीट हो जाएगा यहां पे। क्यों सर रिपीट हो जाएगा? क्योंकि बेटा मुझे सीधा सीधा दिख रहा था कि R2 में कुछ एडिशन हो रहा था, तो मैं R2 को ब्रेक करूंगा ना, तो R1 और R3 सेम रहेंगे। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे सर? पहला वाला पार्टी पहले डिटरमिनेंट में, दूसरा वाला पार्टी दूसरे डिटरमिनेंट में। ये क्या हो जाएगा बेटा? A B C, एंड यहाँ पे क्या होगा बताइए? 2x 2x 2y 2x 2y और 2z। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अब क्या करेंगे बेटा? ये तो सीधा सीधा 0 दिख रहा है, 0। एंड कितने बच्चे ये देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद भी ये 0 बन रहा है? यस सर। यस Yes, sir. XYZ जैसे ही आप R2 से बोर्ड में लिखोगे, आप क्या लिखोगे? टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2, तो फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट लिखोगे, कॉमन लोगे, फिर नेक्स्ट में अप्लाई करोगे। R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 0। इतना लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड के लिए। ये हो गया बेटा 0। बात समझ में आ गई? आ गई सर। यस। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ये वाला। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जी, शक्लें खराब है मतलब इंपॉर्टेंट है, मान के तो ऐसे ही चलते हैं सर, जिसकी शक्ल खराब है वो हमारे लिए जरूरी है। सर टफ है क्या इसको समझना? अरे ना यार, डिटरमिनेंट चैप्टर कब से टफ हो गया? देखिए जी बेटा, इसको पहले ध्यान से देखो ना, बहुत डरावना दिखेगा सर ये क्या लिखा है क्या लिखा है, लेकिन सीधा सा मतलब ये है कि एक डिटरमिनेंट है जिसमें डी के सबस्क्रिप्ट में आर लगा पड़ा है, और यहां पे कोई रो है
जो आर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, जैसे एफ आर, जी आर, एच आर, ये बता रहा है कि देखो भैया, अगर आप D1 लोगे, समझिएगा ध्यान से, मैं आपसे बोलूं बेटा D1 फाइंड करो, तो D1 क्या हो जाएगा, जहां जहां R दिखेगा वहां वहां आप 1 रखोगे, तो इट विल बी F1, G1, H1। क्या बाकी के रो और बाकी के रो में, तो बाकी के 2 रो बचे हैं अपने पास, क्या इनमें R दिख रहा है क्या? ना, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो भैया आप R क्यों भेजोगे? R की जगह पे 1, R की जगह पे 1 रखना है, नहीं है तो आप मत रखो। ABC, A1, B1, C1, बस एज इट इज, ये हो गया सर। अच्छा, इसका मतलब कि सर ये प्रॉपर्टी मुझे ये सिखा रहा है कि जो काम मैं इधर कर रहा हूं, जो भी काम करने को बोला जाए, वो मान लो मैं DR में डिवाइड बाई 2 कर दिया, या मैं इसको बोल रहा हूं बेटा इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन किस पार्टी का होगा? जहां जहां R दिखेगा आप वहां पे इंटीग्रेशन करोगे। मतलब सर ये पार्टी का इंटीग्रेशन, ये पार्टी का इंटीग्रेशन, ये पार्टी का इंटीग्रेशन, ऐसा होगा क्या? हाँ जी, ऐसा होगा। एक मिनट, क्या बोला सर आपने? कि अगर ये DR है और सामने वाला मेरे से बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करो इसका, तो मैं किसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं बेटा? जो DR है, जो R के टर्म्स को साथ में रखता है। तो कौन कौन से R को रख रहे हैं सर? FR रख रहा है तो बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा। सर GR रख रहा है तो बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा। सर HR हो रहा है तो बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा। बाकी के रोज में क्या आपको R दिख रहे हैं? ना, नहीं दिख रहे, तो उसको एज इट इज रखो आप। सो इट विल बी A, B, C, A1, B1, C1। चमका कि नहीं चमका? यस सर। बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. आ रही है आवाज, नहीं आ रही बेटा? चमक गया सर। अभी आई ना, एक बच्चे ने बोला। सर एक बात बताओ, आपने इंटीग्रेशन किया तो सर सामने वाला तो सिग्मा लगा के दे रहा है, लगाने दो, क्या फर्क पड़ता है? तो सिग्मा किसको लगेगा सर? जिसके पास R होगा। R किसके पास था सर? FR, GR, HR, तो सर लगा दो सिग्मा, खत्म सवाल। एक मिनट सर, इस पे सवाल आते हैं क्या? आते हैं भैया, सामने पड़ा है देखो। हाँ जी, एक काम करते हैं, करोगे आप लोग इस सम को खुद से? ना सर नहीं करेंगे, चलिए जी नहीं करेंगे तो मैं कर देता हूं। डिटर्मिनेंट दिया है बेटा लोग DR के टर्म्स में, पूछ रहा है सिग्मा R20 DR बताओ। मतलब बोल रहा है कि भैया DR में सिग्मा भेजो। कोई मुझे बताएगा कौन से रो में सिग्मा जाने वाला है? थर्ड रो में। थर्ड रो में सिग्मा जाएगा। फर्स्ट रो में। R कौन से रो में R है सर? फर्स्ट रो में। सर पूरे में नहीं सर, आ रहा फर्स्ट रो में R है ना? हाँ जी फर्स्ट रो के सर, थर्ड, क्या बोला बेटा आपने? सर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। फर्स्ट एंड नहीं सर, फर्स्ट रो का A13 एलिमेंट देखो। फर्स्ट रो में जाएगा ना, पूरा पूरा जाएगा। ये यहाँ पे नहीं है, फिर भी आपको भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं 2 में भेज दूंगा सर, पूरे में भेजना पड़ेगा। अच्छा सर, ऐसा है क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। तो चलिए भेज देते हैं, सिग्मा लगा देते हैं सर। तो क्या बनेगा बेटा? ये लोग सिग्मा R इक्वल टू 0 से N DR इज इक्वल टू, एक सवाल और दूंगा इस पे ही, सिग्मा R क्यूब, और यहां पे सिग्मा 2 हो जाएगा, देन N क्यूब 2N, और यहां पे लिखा है N इंटू N प्लस 1/2, और यहां पे लिखा है N इंटू N प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर यहां पे लिखा है 2 इंटू N प्लस 1। जी सर, इतना तो आ गया। अब क्या करेंगे सर? बेटा फॉर्मूला ही आना चाहिए, याद है आप लोगों को? हाँ जी, कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है? समेशन R कितना होता है? हाँ जी विवेक बेटा बताओ। वेरी गुड। सिग्मा सर बेटा लोग, सिग्मा आर सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया है आप लोगों को,
जहां पे भी पढ़ रहे होगे। सर n into n plus 1/2 वाला फॉर्मूले लगता है। वही है बेटा, वही है। समेशन ऑफ n स्क्वायर और n क्यूब वाले थे। अब मैं पूछ रहा हूँ, जवाब देना है आप लोगों को। सिग्मा 1 कितना होता है? n। जनरली ये सवाल इस फॉर्म में आता है, आपको सिग्मा 2 दे देगा, सिग्मा k दे देगा, सिग्मा p दे देगा, और बोलेगा कांस्टेंट है वो। तो बेटा कुछ नहीं करते, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। समेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू सिग्मा 1, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, देन इट विल बी 2n। तो जनरली ये इस फॉर्म में आता है। फिर आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट जवाब आप लोग दीजिएगा, सिग्मा r, एंड आपको मान के चलना है कि r जो है 0 से लेकर के n तक चल रहा है, r जो है 0 से लेकर के n तक चल रहा है, ये कितना होता है बेटा लोग? n into n plus 1/2। परफेक्ट। अपर लिमिट को रखना होता है बस। सो अपर लिमिट n है तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। सर अगर p रहेगा तो p इंटू p प्लस 1/2 हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जवाब दे जाए बेटा आप लोग। r इक्वल टू 0 से n, r स्क्वायर कितना होता है? n n into n plus फिर into n plus 3 upon में 6। परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा लोग, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर n, r क्यूब कितना होता है? n into n plus 1/2 का होल क्यूब। परफेक्ट, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। whole square। कुछ नहीं, पहले वाले को स्क्वायर कर देते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए जी सर, ये रहा हमारा डिटरमिनेंट, और इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल जी, ये रहा आपका डिटरमिनेंट, करते हैं इसको सॉल्व। बताना क्या होगा सर? सिग्मा, ध्यान से देखते जाओ, सिग्मा r इक्वल टू 0 से n dr इज इक्वल टू, पहले वाले का आंसर क्या होगा बेटा लोग? n into n plus 1/2। n इंटू n प्लस 1/2। क्या बात। दूसरे वाला का आंसर क्या होगा बेटा लोग? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। n into n plus 1/2 का whole square। 1/2 का होल स्क्वायर। whole square। फिर उसका आंसर क्या होगा दूसरे वाले का? 2n 2n 2n। फिर बाकी को एज इट इज रखो सर, बाकी में सिग्मा लगा ही नहीं तो सर बाकी तो सेम ही रहेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा बेटा n क्यूब 2n, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इधर हो गया बेटा 2 इंटू n प्लस 1। बात समझ में आ गई? आ गई सर। इसके बाद क्या करें सर, मुझे ये बताओ। अब तो चमक ही नहीं रहा है सर, क्या किया जाए? सर R1 और R3 आइडेंटिकल दिख रहे थे, लेकिन दिख नहीं रहा है सर। दिख रहे हैं क्या बेटा? ना, नहीं दिख रहा है सर। तो क्या किया जाए फिर? इसका मतलब हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा। मुझे भी वही लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा, क्योंकि शक्लें जब सेम मिल रही है तो सेम मिलना चाहिए था। तो क्यों ना इसको और खूबसूरत बना दे हम। इसको मिटा देता हूं मैं, मिटा करके 2n लिख देते हैं। इधर भी होगा 2n, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2n। कुछ तो पंगा है यहाँ पे। अब बेटा ये क्या हो जाएगा आंसर? अब क्या होगा? 0 परफेक्ट। 0। कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया आपने? बोर्ड में ऐसा लिखोगे तो क्या लिखोगे? R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ये लिखना पड़ेगा बेटा बोर्ड में। जेई में तो कोई देखता नहीं है, जेई में तो ऑप्शन से मतलब है। हाँ जी सर, ये वाला चीज क्या है सर, ये बताओ। तो देखो, इसका भी शक्ल देखने में बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे जो डब्बा आप देख रहे हो, इतना डरावना सा सर, अल्फा बीटा पता नहीं क्या क्या करके दिया है, सोचना ज्यादा नहीं है। इसका बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि मान लीजिए एक डिटरमिनेंट आपको मिल गया, मैं भी ऑर्डर 3/3 का ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स से कि बेटा है A B C X Y Z
पी क्यू आर। इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज सीखना है। अब आपको मन करने से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया जाए तो कर दो बेटा। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं? आप कोई भी दो पर्टिकुलर रो को ऐड कर सकते हो, कोई भी दो पर्टिकुलर रो को माइनस कर सकते हो। सर मल्टीप्लाई कर दे ना, कोई दो रो को पकड़ के मल्टीप्लाई मत कर देना, डिवाइड मत कर देना, ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अलाउड। हाँ, मल्टीप्लाई करना है तो किसी कांस्टेंट से कीजिए, डिवाइड करना है तो किसी कांस्टेंट से कीजिए। ये मत कर देना सर एक काम करते हैं R1 चेंजेस टू R1 बाई R2। अरे भैया ये नहीं करना होता है, डिवीजन अलाउड नहीं है। प्लस माइनस पे खुश रहिए। अगर डिवीजन और मल्टीप्लाई का ही ज्यादा शौक है तो आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर लीजिए, ध्यान रखिए कि वो चीज जीरो ना हो। ठीक है सर, तो ये प्रॉपर्टी सिखा रहा है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस, कि अगर आप मान लो R1 में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपने R1 यहां पे लिखा है, बहुत कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों को, अगर बेटा आपने R1 यहां पे लिखा है तो यू कैन राइट 2R1, 3R1, 4R1, 6R1, जो मर्जी लिख दो। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, यू कैन राइट KR1। K इज नॉन जीरो स्केलर। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कर सकते हो। सेम अप्लाई टू कॉलम। सर और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं बेटा? कई बच्चे ऐसा कर देते हैं R1 चेंजेस टू 2R1 प्लस R3। ये गलत है, ये गलत है। जब आप दो रो को शामिल कर दिया आपने, तो बेटा अगर ये R1 है ना, तो यहां पे भी सिर्फ R1 ही दिखना चाहिए। तो सर क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा? अगर लिखना है तो ऐसा लिख दो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3 लिख दो, प्लस R2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये R3 और R2 में जो मर्जी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर यहां पे मैं 2 लिख दूं क्या? लिख दो। सर यहां पे मैं 3 लिख दूं क्या? लिख दो। सर यहां पे 4 लिख दूं ना, गलत हो जाएगा। ये वाला चीज नहीं करना है आपको। तो मिला जुला कर मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर R1 में ही कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने दो रो को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो बेटा अब ये जो है ना, उसको यहां पे रहना ही पड़ेगा। अगर ये R2 है तो बेटा इसको R2 होना पड़ेगा विथ कोएफिशिएंट 1। अच्छा एक मिनट, आप ये बोल रहे हो सर कि अगर मान लो कल के दिन कोई बच्चा ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, R3 चेंजेस टू 3R4 R3, सही है? बिल्कुल सही है जी। सर अब सही है क्या? आप लोग बताओ बेटा, अब सही है क्या? नो सर। दो अब सर। सही है सर, क्योंकि यहाँ पे R3 है तो यहाँ पे सिर्फ R3 दिखना था और आपने Yes, 3R3। और ये गलती करेगा, आप लोग देखना ध्यान से। ये सब अनुभव से बोल रहा हूं कि बेटा ये सब गलतियां होती हैं बच्चे लोगों से। सो इफ देयर इज R3 देन यू हैव टू राइट R3 ओनली। अब बाकी के जो बच्चे R1 और R2 के साथ जो मर्जी करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा सा मतलब है कि सर जो यहाँ पे आया वही अपना आदमी है, बाकी दूसरे लोगों के साथ जो मर्जी करो करो। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। एक बच्ची का डायलॉग भी था कल, कोई मूवी का डायलॉग है ना, तो मान लो इधर पे 4 लिख दिया और यहाँ पे मैं 1/2 लिख दिया, वेलकम है बेटा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R3 को बस कुछ मत करना। सो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? हाँ ये थोड़ा जबरदस्त है। सॉरी, तो पहली बार सुन रहे सर, फैक्टर प्रॉपर्टी कब से डिटरमिनेंट में आने लग गया? आता है जी। अच्छा सर, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे सर। इसके आने वाले जो डिटरमिनेंट होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं क्या? होते हैं सर। याद भी करना पड़ेगा? हाँ जी, याद करना पड़ेगा। तो कुछ मैं 4-5 डिटरमिनेंट आप लोगों को दूंगा, वो सारा आपको याद रखना पड़ेगा। सर याद रखने से फायदा क्या होगा? फायदा आपको दिख जाएगा बेटा। प्रोटीन आज पियोगे तो फायदा आज थोड़ी होगा, कुछ दिन बाद दिखाई देगा ना, हाँ ये हो रहा है सर, शरीर में ताकत आ गया अभी। अच्छा अब ये बोल क्या रहा है, जरा उस बात को समझिए, आप लोग गौर से समझिएगा। बोल रहा है कि इफ अ डिटरमिनेंट बिकम्स 0 व्हेन वी पुट x इक्वल टू अल्फा। मान लो कि डिटरमिनेंट दिया है और आप किसी भी जगह पे कोई चीज रख रहे हो, नॉट नेसेसरली कि आप x इक्वल टू अल्फा ही रख रहे हैं। लेट्स से कि मैं एक a को b पुट कर रहा हूं और डिटरमिनेंट 0 बन रहा है, देन
A, if you are putting A equal to B, अगर आप A equal to B रखे और डिटर्मिनेंट 0 बना, then A minus B is a factor of determinant. सर ये तो जबरदस्त चीज लग रहा है भी। एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए ना बेटा, इस पे आने वाले डिटरमिनेंट को याद करना पड़ता है हमें, और आप गलती से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे ना, बन तो जाएगा बट इसके इतना जल्दी नहीं बनेगा, याद रखना। सर एग्जाम्पल दो ना, मजा नहीं आ रहा है। लो जी एग्जाम्पल लो बेटा। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये एक डिटरमिनेंट है। अब सुनना ध्यान से बेटा, कितना मस्त डिटरमिनेंट है ये। बेसिकली इसको याद भी करना पड़ेगा आपको। देखो जब भी ऐसा आया तो डायरेक्ट फैक्टर थ्योरम अगर दिमाग में आ गया तो खुश हो जाओ, क्योंकि सर आप उतना प्रैक्टिस कर ली हो कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में फटाफट से आ जाती है। नहीं आ रहा है तो मेथड नंबर 1, कोई भी 2 0 क्रिएट करो। वी प्रीफर टू क्रिएट 2 0 इन एनी पर्टिकुलर रो और एनी पर्टिकुलर कॉलम। हमारा टारगेट होता है, डिटरमिनेंट का पहला टारगेट है कि बेटा कोई रो में कोई कॉलम में 1 1 1 क्रिएट कर दो। तो कर दिया आपने सर, सवाल ही पहले से करके दिया है। उसको करने के बाद क्या करना है सर, बेटा 0 बना दो। कैसे 0 बनाएंगे सर, बेटा यहां पे 0 बनाना है तो इसको R1 से माइनस कर दो। सर इसको 0 बनाना है तो इसको R1 से माइनस कर दो, C1 और C तो 0 बन जाएगा। हाँ जी 0 तो बन जाएगा। अब मैं फैक्टर थ्योरम से इसको सिखा रहा हूं कि ये बोल क्या रहा है। पहले मुझे ये बताओ बेटा, डिटरमिनेंट देखने के बाद अगर मैं A की जगह B रख रहा हूं, क्या डिटरमिनेंट 0 बन रहा है? यहां पे आप B देखिए, B रखिए, और यहां पे भी आप B रखिए, तो क्या बेटा डिटरमिनेंट 0 बना? सर माइनस करने Yes, से sir. 0 बन गया। 0 बन रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ। इफ आई एम रिप्लेसिंग B, क्या ये 0 बन रहा है? हाँ जी 0 तो बन गया ना। जैसे ही आपने B किया बेटा, C1 और C2 आइडेंटिकल हो गए, और आइडेंटिकल होने के साथ ही 0 बना देता है। अच्छा सर आप ये सिखा रहे थे? हाँ जी। तो अगर आपने A को रखा B और ये बना 0, तो आप बोलोगे सर A माइनस B इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। एक मिनट सर, वैसे तो मैं B को C रखूंगा ना तो भी 0 बन रहा है। अच्छा ऐसा भी है क्या? देखो जरा बेटा, अगर इसको C रख दूं और इसको मैं C रख दूं तो भी 0 बन रहा है क्या? हाँ सर 0 बन गया। यस सर। तो इफ आई एम पुटिंग C इक्वल टू B, सॉरी B इक्वल टू C, देन डिटरमिनेंट फिर भी 0 बन रहा है। इसका मतलब सर B माइनस C इज ऑल्सो फैक्टर। बिल्कुल। अच्छा एक मिनट सर, अगर मैं C को A रख दूं सर, रखिए बेटा, अगर C को आप A रखोगे सर तो भी तो डिटरमिनेंट 0 बन रहा है, क्योंकि सर C1 एंड C3 आइडेंटिकल हो रहे हैं। इसका मतलब कि सर अगर C को आपने A रखा तो बेटा ये 0 बना, दैट मींस C माइनस A इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। सर इसके बाद कुछ नहीं करना होता है। जरूरी नहीं है बेटा कि आप इतना आंसर ला दिए और आप खुश हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। यहां पे एक कांस्टेंट हमेशा रखना है, क्योंकि आ सकता है ना। ये क्या बोल रहा है वो समझो आप, कि ये अगर फैक्टर है तो इसका मतलब बेटा A माइनस B इस डिटरमिनेंट से कॉमन आ सकता है। बात को समझिएगा ध्यान से। फैक्टर थ्योरम ये सिखा रहा है आपको कि अगर आपने A को रखा B और 0 बन रहा है, दैट मींस यू कैन टेक A माइनस B कॉमन फ्रॉम दिस डिटरमिनेंट, और ये आएगा ही आएगा। अगर आपने B इक्वल टू C रखा और डिटरमिनेंट 0 बन रहा है, दैट मींस यू कैन टेक B माइनस C कॉमन फ्रॉम दिस डिटरमिनेंट। और अगर आपने बेटू C इक्वल टू A रखा है, दैट मींस कि C माइनस A इस डिटरमिनेंट से कॉमन आ जाएगा। तो सर अगर मैं डिटरमिनेंट से सारा चीज कॉमन ले रहा हूं तो सर ये तो लास्ट में कुछ तो डिटरमिनेंट बचेगा, क्योंकि मैंने डिटरमिनेंट से कॉमन लिया है। बिल्कुल बचेगा जी। तो सर ये डिटरमिनेंट में जो बचेगा, सुनना बेटा, फील लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम आएगा आप सोचोगे सर ये क्या कहां से लिख दिया आपने।
अब समझो कि मेरा फैक्टर थ्योरम में मैंने ये चीजें रखा और ये जीरो बना रहे हैं, दैट मींस वी कैन टेक दिस थिंग कॉमन फ्रॉम दिस डिटरमिनेंट। तो मैंने क्या सोचा कि सर ये डिटरमिनेंट था और इस पार्टी में से ये चीज कॉमन आ गया, बिल्कुल आ गया जी। तो सर ये डिटरमिनेंट में कुछ तो बचेगा, हाँ कुछ तो बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा मैं नहीं जानता हूं, कुछ भी बचेगा। तो मेरे को तो मालूम है सर अगर ये डिटरमिनेंट तो बेटा इसका एक वैल्यू होता है, क्योंकि हर डिटरमिनेंट के पास अपना एक वैल्यू होता है। वो वैल्यू क्या होगा सर, कोई नंबर होगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करते तो बेटा नंबर ही तो आंसर आता है, वही नंबर को यहां पे के लिखा जाता है कि के कैन बी प्रेजेंट। तो सर ये के कैसे फाइंड किया जाएगा, बेटा बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आप रैंडमली ए को, सुनिएगा ध्यान से, ए को, बी को और सी को अपने मर्जी से जो वैल्यू रखना है रख दो। सर 0 0 रख दें, बेटा थोड़ा होशियारी जैसा रख रहा है ना, बेवकूफ जैसा वैल्यू नहीं रखना है। तो सर ए को 0 रख दे, बी को 1 रख दे और सी को 2 रख दे, रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर रखने से क्या होगा बेटा, रखने से के का वैल्यू आ जाएगा। एक मिनट सर, निकालते हैं सर। आपने बोला सर वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब के का वैल्यू आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। तो बेटा डिटरमिनेंट क्या बना आप लोगों का, 1 1 1, ए को रखा है आपने 0 तो 0 0, बी को रखा है आपने 1 तो बेटा हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, सी को रखा है आपने 2 तो ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4। राइट साइड में क्या बच रहा है बेटा, राइट साइड में बच रहा है ए माइनस बी। केयरफुल, ए माइनस बी मतलब सर 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, बी माइनस सी मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1, सी माइनस ए मतलब 2 माइनस 0 2 इनटू के। समझिए मैंने राइट साइड में भी वो वैल्यू रखा है। सर ये अपने मर्जी से रखना है क्या, अरे बिल्कुल, जो नंबर रखना है रखो। क्यों सर, क्योंकि बेटा ये डिटरमिनेंट से कॉमन आया है ना ये चीजें, तो डिटरमिनेंट को क्या फर्क पड़ता है कि भैया आपने मेरे से क्या कॉमन लेना, मैं तो कुछ भी वैल्यू दे सकता हूं। दैट मींस ए बी सी आर इंडिपेंडेंट ऑफ के, तो यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ ए बी सी। थोड़ा गहराई से समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। तो ये हो गया। अब सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सर हर एक बच्चा फर्स्ट कॉलम के अलाउंग इसको ओपन करना चाहेगा, तो चलिए मैं ओपन कर देता हूं बेटा। 1 इंटू 4 माइनस 2 एंड बाकी तो 0 0 हो गया। मैं इस कॉलम के अलाउंग खोला, बाकी के 0 0 हटा दो, इधर हो गया 2 के। सो आंसर हो गया बेटा 2 इक्वल टू 2 के, दैट मींस के का वैल्यू 1। के का वैल्यू 1 आते जनता के मन में खुशी की लहर, इसलिए तो 1 है। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा, फाइनल आंसर आ रहा है a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये आंसर है आपका। सर मजेदार प्रॉपर्टी है ये, तो कुछ तो लगा सर, नया सीखा हमने। हाँ जी सर, ये जेई में आता है क्या बेटा, इसके सारे स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट आपको याद करना पड़ेगा, सारे स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट याद करना पड़ेगा, ये चीज होता है। सर एक ऐसा सवाल कराऊंगा, क्या आप लोग मेरे को 2 मिनट और देने के लिए तैयार हैं, जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. सारे बच्चे रहे ना, इस प्रॉपर्टी का जादू दिखाता हूं आपको, ठीक है। याद रखिएगा कि 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब इसका जादू देखते हैं, कहां गया कहां गया कहां गया। क्या ये देखते हैं बेटा, ये वाला है क्या, ना ये वाला नहीं है। क्या ये वाला है, ये वाला है। बेटा सवाल कैसा लग रहा है फिर, ये समझो, लग रहा है ना, दिखने में डरावना लग रहा है, अग्री करते हो इस बात से? थोड़ा बहुत। Do you all agree कि सर ये सवाल थोड़ा देखने में तकलीफ दे रहा है? हाँ जी। अब देखिए ये सवाल को समझाते हैं कैसे, 2-3 मिनट देंगे, आराम से समझोगे। पहले सवाल में कुछ सिली मिस्टेक्स है, मैं उसको दूर कर दूं। बेटा ये भी 2 है और ये भी 2 है, और 2 होगा। लिखा है प्रूव द फॉलोइंग विदाउट एक्सपांडिंग इफ एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एंड देन एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। आपको प्रूफ करना है। मेरे को डिटरमिनेंट मिला, ध्यान से देखते जाइएगा मैं क्या क्या कर रहा हूं। सर हम इसमें सम वाला लगा सकते हैं, सम वाली प्रॉपर्टी। क्या बात है बेटू, वेरी गुड। पहले मैं ये लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1।
फिर मैं लिख रहा हूं प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अरे एक्स स्क्वायर सॉरी, वाई वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर। यहां पे इसको क्यूब होना चाहिए था, माई बैड, तो मजा आएगा। तो फिर यहां पे हो जाएगा क्यूब आपका। अब कॉमन आ सकता है, यस, क्यूब क्यूब क्यूब। चलिए जी बेटा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि मैं सेकंड वाला, पहला वाला डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है, वो वाला शक्ल जो भी याद करें आप लोगों को, फैक्टर थ्योरम वाला। सर 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर दिखा सारे बच्चों को? अरे देवा Yes, देखो, sir. अरे उल्टा पुल्टा लिखने से क्या फर्क पड़ता है सर? उल्टा पुल्टा लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा ना। इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं बेटा लोग? x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, डायरेक्टली लिख सकता हूं सर, ये आंसर आने वाला है। आगे चलते हैं बेटा, वहां से समझते हैं। वहां से समझते ही हम ये देखेंगे कि सर मैं x को कॉमन ले सकता हूं फर्स्ट रो से, ले ले कॉमन भैया। जैसे ही x कॉमन लोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 x और x स्क्वायर। सारे बच्चों को दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। अब मैं बेटा y कॉमन ले रहा हूं सेकेंड रो से, तो बेटा ये हो जाएगा 1 y और y स्क्वायर। अब मैं z कॉमन ले रहा हूं थर्ड वाले से, तो z कॉमन लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1 z और z स्क्वायर। सर ये तो फिर से वही बन रहा है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ जी सर x y z इधर, और फिर से उनका वैल्यू हमको याद है तो सर लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा लोग? x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। सर अच्छा इसके बाद क्या करेंगे सर? बेटा इसके बाद क्या करोगे बताओ? कुछ तो कॉमन ले लोगे सर, कॉमन आ रहा है, ले लो भैया कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है सर? x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा? 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। सर इक्वल टू 0 कहां से? ये बता दिया है ना, ये प्रूफ करना है ना कि देन एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 आपको प्रूफ करना है। ये लिखिए बेटा, इफ एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एंड दिस डिटरमिनेंट इज 0, तो ये 0 दिया है। कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि अगर ये नंबर डिस्टिंक्ट है, बी केयरफुल, अगर ये नंबर डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि x अगर a है तो y a नहीं होगा, बाकी जो मर्जी हो जाए होगा। अगर x 1 है तो y 1 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, -1 हो जाए, 1.2 हो जाए, 1.3 हो जाए, बट 1 नहीं होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है अलग अलग नंबर्स है। तो बेटा अगर ये अलग अलग नंबर्स हैं, अगर ये अलग अलग नंबर्स हैं, तो क्या यहां से 0 आ सकता है क्या? नो सर। No, sir. देखिए क्या ये 0 दे सकते हैं ना सर? 0 तो तब देंगे ना जब यहाँ पे कोई पार्टी इक्वल होता। कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन कितना अच्छा लैंग्वेज में लिखा है, कवि कविता में क्या कह रहे हैं आप समझिए। बोल रहे हैं एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग है। सर तीनों अलग अलग होने का मतलब है सामने से आपको हिंट दे रहा है कि देखो भैया ये 0 नहीं है, क्योंकि 0 तो तब होता ना जब ये इक्वल होते। सर 0 नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? बेटा अगर 0 ये नहीं है तो उठा करके इधर भेज दो ना, क्या दिक्कत है? अगर कोई नंबर, ध्यान से समझिए, सिखाया जाता है हमको बचपन में, इफ a इंटू एक्स इक्वल टू 0, a इज एनी नंबर देन x इक्वल टू 0, ना गलत है भैया, ये ऐसा नहीं होता है। We can transfer a on the right hand side only if a is not equal to 0. याद रखें इस बात को कि मैं इक्वालिटी हो या इनइक्वालिटी हो, मैं किसी भी नंबर को भेज सकता हूं डिनोमिनेटर में जब तक वो 0 ना हो, कंफर्म हो जाए। अब यहां पे आप बोल रहे हो सर ए कैन बी एनी नंबर, तो सर वो 0 भी तो हो सकता है। हाँ जी, अगर 0 होगा तो ए को आप इधर नहीं भेजोगे, क्योंकि 0 बाई 0 अनडिफाइंड का मामला हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर, सवाल बहुत जबरदस्त है, मजा आ रहा है।
क्योंकि बेटा ये तीनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो अब ये जीरो नहीं देख सकते क्या? नेवर बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो मैं राइट साइड में भेज सकता हूं। जैसे ही राइट साइड में भेजा बेटा, डिनोमिनेटर में आके तो जीरो ही बनाना। हाँ जी सर बिल्कुल। तो फाइनली क्या बन रहा है बेटा? 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, और यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि सर एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस का 1 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस आ सर। गई सर। कैसा था क्वेश्चन? सीधा फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन पे दिखा बड़ा अच्छा। सीधा फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन पे दिखा दिया। और आपको बता दूं बेटा, अगर जेई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा सवाल पूछता है तो वो नहीं बोलेगा कि प्रूफ करके दीजिए, वो सीधा बोलेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आप सदमे में भी चले जाओगे, सॉरी एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकाल दें? मेरे पास एक्स वाई तो मालूम ही नहीं है। और वो यहाँ पे तो दिया है ना कि -1 है भैया, वहां पे नहीं देगा आपको, वहां पे बोलेगा फाइंड करके दो -1। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चा पार्टी। अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में शनिवार रात ही। ओके सर।